प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम आपको उसी श्रृंखला में या उसी क्रम में आपको हमने पहले कस्बे के बारे में बताया, नगरों के बारे में बताया। हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, यानी यह द्वितीय प्रश्न पत्र है तृतीय वर्ष का, यानी द्वितीय प्रश्न पत्र तृतीय वर्ष का, और उसके अंतर्गत हम नगरों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। साथ ही नगर की विशेषताओं की, जो नगर के जो लाक्षणिक विशेषताएं हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले नगरों का जो वर्गीकरण करते हैं तो उसके बारे में आज आपसे हम परिचर्चा करना चाहते हैं। नगर की परिभाषा इसके एक आदर्श प्रारूप को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। यद्यपि सभी नगरों की प्रकृति समान नहीं होती, यानी जो नगर होते हैं, सभी नगर यानी सारे नगरों की प्रकृति समान नहीं होती है। नगर यानी आकार के आधार पर कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं। यानी आकार के आधार पर जब हम नगरों की परिचर्चा करते हैं तो कुछ नगर तो बहुत बड़े होते हैं और कुछ नगर बहुत छोटे होते हैं। कार्यात्मक आधार पर कुछ नगरों का विकास व्यापार और वाणिज्य के कारण हुआ है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ जो नगर हैं उनका विकास व्यापार और वाणिज्य के कारण ही हुआ है, जबकि अनेक ऐसे नगर हैं जो राजनीतिक अथवा धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। यहाँ आपको ध्यान देने की बात है कि कुछ नगर तो व्यापार और वाणिज्य के कारण हुए हैं और कुछ नगर राजनीतिक और धार्मिक रूप में विकसित हुए हैं। सामाजिक विशेषताओं और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के आधार पर, यानी सामाजिक विशेषताओं और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के आधार पर भी नगर अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। नगरों को आकार के आधार पर हम नगर के रूप में पहले कस्बा होता है, तहसील है, नगर है, महानगर है, विशाल नगर है का भेद स्पष्ट करेंगे। अब हम मम्फर्ड, एक विद्वान हुए मम्फर्ड ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज़ में 6 प्रकार के नगरों का, यानी उनको विभाजित किया है 6 प्रकार के उनकी। अब उनका आधार क्या था विभाजन का? उनके विभाजन को संस्कृति, आकार और संरचनात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभाजन किया है। तो उनका पहला जो विभाजन है वो है आरंभिक नगर, और वो ये कहते हैं ये वे नगर हैं जो विकास के आरंभिक स्तर को स्पष्ट करते हैं। आरंभिक नगरों में धर्म का विशेष महत्व था, यानी आरंभिक नगरों में विशेष तौर से धर्म प्रधान थे एक तरह से। अतः यहाँ धार्मिक विश्वासों से संबंधित बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हुआ। इन नगरों में व्यक्तियों के संबंध भी औपचारिक प्रकृति के नहीं होते थे, यानी औपचारिक प्रकृति के यानी अनौपचारिक प्रकृति के संबंध होते थे। दूसरा है मध्यम नगर। इन नगरों का विकास कुछ बड़े गांवों का विस्तार होने के से हुआ। इसी के कारण यह नगर आपस में ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के केंद्र बन गए। इन नगरों में ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं का एक मिश्रित रूप देखने को मिलता है। यानी ये जो नगर की हम चर्चा कर रहे हैं, इस नगर में ग्रामीण विशेषताएं भी समाहित हैं और नगरीय विशेषताएं भी समाहित हैं। यह नगर मध्यम आकार के होते हैं। प्रत्येक देश में ऐसे नगरों की संख्या अधिक होती है। तीसरे रूप में उन्होंने कहा है महानगर। जब एक स्थान पर यातायात, पीने के पानी, उत्पादन के कच्चे माल, मनोरंजन की सुविधाएं, व्यापार के लिए समुचित वातावरण एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं साथ साथ उपलब्ध हो जाती हैं, ये सारी सुविधाएं जब साथ साथ उपलब्ध हो जाती हैं तब ऐसे स्थान महानगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। इन नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ के निवासियों के बीच हित प्रधान संबंध होते हैं। अक्सर
ये नगर राजनीति के भी केंद्र होते हैं, यानी ये एक तरह से राजनीति के अखाड़े या केंद्र होते हैं। और चौथा नगर है विशाल नगर। इनका आकार महानगरों से भी बहुत बड़ा होता है। व्यापार और वाणिज्य केंद्रों के साथ होने पर यह सैन्य शक्ति का भी केंद्र होता है। यानी यहाँ कौन सी विशेषता स्पष्ट है कि सैन्य शक्ति एक अलग से केंद्र है। देश की राजनीति को प्रभावित करने में इसका विशेष योगदान होता है। इनमें आर्थिक विषमताएं अपनी चरम सीमा पर होने के साथ ही निवासियों के जीवन में बहुत व्यस्तता भी देखने को मिलती है। इसमें जैसे है मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद, इसके उदाहरण हो सकते हैं। और पांचवा है समस्या मूलक नगर, यानी समस्या मूलक नगर। मम्फर्ड ने इन नगरों को विशाल नगरों के एक आगामी चरण के रूप में स्पष्ट किया है। विशाल नगरों का आकार जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब ये विभिन्न प्रकार के अपराधों, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, आर्थिक विषमताओं, बेकारी और बीमारी के केंद्र बन जाते हैं। इसके फलस्वरूप एक सीमा तक जनसंख्या वृद्धि के बाद इन नगरों में जनसंख्या कम होने लगती है। और छठा नगर जो उन्होंने चर्चा करी है वो है मृत प्राय नगर, यानी मृत प्राय नगर। मम्फर्ड कहते हैं कि दुनिया के इतिहास में सभी बड़े बड़े नगर अंततः कब्रिस्तान में परिवर्तित होते देखे गए हैं, यानी कब्रिस्तान के रूप में परिवर्तित होते हुए देखे गए हैं। इसका कारण यह है कि युद्ध के समय सबसे पहले बड़े नगरों का ही विनाश होता है। यानी कि जब कभी युद्ध होता है तो सबसे पहले बड़े नगरों का ही विनाश होता है। किसी नगर में समस्याएं जब बहुत गंभीर होने लगती हैं तब यहाँ जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। नगर की संस्कृति नष्ट होने लगती है और धीरे धीरे ऐसे नगर पुनः आरंभिक नगर के स्तर पर पहुंच जाते हैं। इस विद्वान के अतिरिक्त गिस्ट और एल्बर्ट ने भी इनका विभाजन किया है। उन्होंने भी 6 प्रकार के बताए। एक उत्पादक केंद्र है, दूसरा है व्यापार और वाणिज्यिक केंद्र, तीसरा राजनीतिक केंद्र, चौथा सांस्कृतिक केंद्र, पांचवा पर्यटन केंद्र, छठा मिश्रित कार्यात्मक केंद्र। इसी प्रकार एक विद्वान हुए हैं मैकेंजी ने भी 4 भागों में विभाजित किया है, जैसे प्राथमिक सेवा वाले नगर, वाणिज्यिक प्रधान नगर, औद्योगिक नगर और चौथा है मिश्रित नगर। अब हम नगर की लाक्षणिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी व्यवहारिक रूप से नगर की प्रकृति को इसकी कुछ आर्थिक, भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर भी समझा जा सकता है। किस व्यवहारिक रूप से किस आधार पर समझा जा सकता है? कुछ आर्थिक हैं, भौतिक हैं और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला है व्यवसाय के आधार पर नगर वे क्षेत्र हैं जिसमें रहने वाले 75% से अधिक लोग गैर कृषि कार्यों से अपनी आजीविका का उत्पादन करते हैं। व्यवसाय क्षेत्र यानी 75% लोग गैर कृषि कार्यों पर निर्भर हैं। दूसरा है आर्थिक क्रियाओं के केंद्र जिनमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग विभिन्न प्रकार के उत्पादन कार्यों, व्यापारिक क्रियाओं तथा विभिन्न सेवाओं के द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करता है। आर्थिक क्रियाओं के बड़े क्षेत्र के कारण नगर रोजगार के केंद्र होते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से लोग रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करते रहते हैं। और तीसरा है बड़ा आकार। नगरों की एक प्रमुख विशेषता है कि इनका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 में जो जनगणना हुई थी, भारत में 230 नगर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की
जनसंख्या 2 लाख से अधिक है। दूसरी 46 नगरों की जनसंख्या 10-10 लाख से अधिक है। जनसंख्या की विभिन्नता, यानी जनसंख्या की विभिन्नता नगर का एक आवश्यक लक्षण है। नगर में विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों, वर्गों, सांस्कृतिक तथा विचारों के लोग साथ साथ रहते हुए भी सामाजिक आर्थिक संबंध स्थापित करते हैं। और 5वां है नागरिक सुविधाएं। नगर एक ऐसा आकर्षण है जिसके कारण गांवों और कस्बों के संपन्न व्यक्ति नगरों की ओर प्रवास करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, प्रशासनिक सेवाएं, नागरिक सुरक्षा, जल आपूर्ति, इसी तरह की सुविधाएं हैं। और 6, नगर एक विशेष जीवन विधि है जिसमें व्यक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित व्यक्तिवादी और द्वितीयक संबंध स्थापना होती है। यानी व्यक्तिवादी संबंध भी है और द्वितीयक संबंध भी है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। जीवन में आर्थिक लाभ को एक लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित होने वाले संबंधों का कोई स्थायी रूप नहीं होता। इसका तात्पर्य है कृत्रिमता इस जीवन विधि की प्रमुख विशेषता है। यानी कृत्रिमता, बनावटीपन होता है। नगर एक ऐसा समुदाय है जो सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्थानिक रूप से गतिशील होता है। कैसा समुदाय है? जो सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय रूप से गतिशील होता है। लोगों की शिक्षा, योग्यता और कार्यकुशलता के अनुसार, शिक्षा, योग्यता और कार्यकुशलता के अनुसार उसकी सामाजिक स्थिति में उतार चढ़ाव होते रहने के साथ ही स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। नगरों की औपचारिक और जटिल प्रकृति के कारण यहाँ विचलित व्यवहारों से जुड़ी हुई समस्याएं अधिक होती हैं। इन पर नियंत्रण रखने के लिए औपचारिक नियंत्रण ही व्यवस्था ही स्थापित की जा सकती है। यानी एक तरह से आपको हम ये कि विचलित व्यवहारों से जुड़ी, यानी विचलित व्यवहार है और उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं और उन पर नियंत्रण कौन करता है? औपचारिक साधन ही करते हैं। अनौपचारिक साधनों से यहाँ पर नियंत्रण नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त है नव मध्यक वर्ग। नव मध्यक वर्ग वर्तमान नगरों की एक प्रमुख विशेषता है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो नगरों की व्यावसायिक संरचना तथा आधुनिकीकरण का परिणाम है। ये किसका परिणाम है? नगरों की व्यावसायिक संरचना यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन का ही परिणाम है। नगरों में इसी वर्ग की आज सबसे महत्वपूर्ण, नगरों में इस वर्ग को, यानी जो ये वर्ग है, इस वर्ग को आज सबसे महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में देखा जाने लगा है। यानी ये वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने आपको नगर के प्रकार और नगर का वर्गीकरण और नगर की लाक्षणिक विशेषताओं की परिचर्चा की है। धन्यवाद।